वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स से दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं फिर से फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है। आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है कि वृक्ष की आयु निम्न में से किसके रेडियो समस्थानिक द्वारा ज्ञात की जा सकती है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है हमारा कोई भी वृक्ष है उसकी आयु का हमें निर्धारण करना है कि यह कितने वर्ष पुराना है। तो दोस्तों आपको इनमें से किसके समस्थानिक यानी रेडियो आइसोटोप के द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि यह कितना वर्ष पुराना है, इसकी आयु कितनी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कार्बन है। दोस्तों याद रखना हमारा जो कार्बन के रेडियो आइसोटोप होते हैं उसके द्वारा अपने कोई भी यानी वस्तु है उसकी यानी कि यह पता लगा सकते हैं कि यह वस्तु कितने वर्ष पुरानी है, या कोई पेड़ है तो अपन ये बता सकते हैं कि यह कितनी आयु का है। तो दोस्तों याद रखना इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों आपने ये भी पढ़ा होगा कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह उसको यानी दोस्तों वह कितनी पुरानी सभ्यता है, इसका पता दोस्तों इसी प्रकार से लगाया गया था। हमारी दोस्तों जो कार्बन डेटिंग विधि होती है उसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी हमारी वस्तु है उसमें से कार्बन के जो हमारे रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उसको निकालते हैं और उसके द्वारा दोस्तों अपन उसकी आयु का पता लगा सकते हैं कि यह कितने वर्ष पुराना है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला यानी कार्बन के जो रेडियो समस्थानिक है उसके द्वारा अपन वायु वृक्ष की जो आयु है वो ज्ञात की जा सकती है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक कैंसर के निदान में काम आता है। दोस्तों जो समस्थानिक हैं यानी 2-3 समस्थानिक है दोस्तों इनके जो उपयोग हैं वो डायरेक्ट उपयोग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना कैंसर के अंदर दोस्तों जो समस्थानिक काम ही लिया जाता है वो के लिया जाता है कॉपर का यानी कि कॉपर 60। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। एंड दोस्तों याद रखना यानी कि आयु या अपन यानी कि यह वस्तु कितने साल पुरानी है समय का ज्ञात करने के लिए अपन कार्बन का उपयोग करते हैं। और दोस्तों यानी कैंसर के निदान का जो काम ही लिया जाता है उसमें लिया जाता है कॉपर का समस्थानिक। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए एफ नोट अधिक करना होगा, एफ नोट कम होना चाहिए, या एफ नोट कम हुआ एफ ई अधिक होना चाहिए, या दोनों अधिक होने चाहिए, या दोनों कम होना चाहिए। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास कोई एक टेलीस्कोप है, यदि दोस्तों इसका हमें आवर्धन का मान बढ़ाना है, आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो आपको बताना होगा दोस्तों हमारी जो अभिदर्शन लेंस की फोकस दूरी होती है वो जो नेत्र तार की फोकस दूरी होती है उसको किस प्रकार से रखें जिससे कि हमारा जो आवर्धन क्षमता का मान है वो बढ़ जाए। हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो आवर्धन क्षमता या आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा हमारे दूरदर्शी के लिए एफ नोट अपॉन में एफ ही होता है। तो यानी कि दोस्तों यदि अपन अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी का मान को अधिक करते हैं एवं नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है उसको मान को कम करते हैं तो हमारा आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए एफ नोट अधिक करना होगा लेकिन एफ ही का मान कम करना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि क्रिकेट मैच देखने के लिए दूरदर्शी की तुलना में बायनाकुलर का उपयोग करते हैं क्योंकि। यानी दोस्तों जब अपन मैच देखते हैं यानी स्टेडियम के अंदर तो दोस्तों जो दर्शक होते हैं वो टेलीस्कोप की तुलना में दोस्तों हमारी जो बायनाकुलर होती है दूरबीन होती है दोस्तों उससे देखना अधिक पसंद करते हैं क्यों। इसका रीजन आपको बताना दोस्तों ऐसा क्यों होता है। यह त्रिविमीय दृश्य दर्शाती है, या इसकी लंबाई कम रहती है, या दूरदर्शी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनाती, या दूरदर्शी में वर्ण विपतन रहता है। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी दूरबीन होती है यानी बायनाकुलर होती है दोस्तों उसके अंदर दो लेंस होते हैं, बल्कि टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी के अंदर एक ही लेंस होता है। तो दोस्तों यदि अपन बायनाकुलर से अपन देखते हैं तो दोस्तों हमारा जो हमें चित्र दिखाई देते हैं इसके अंदर दोस्तों वो त्रिविमीय दिखाई देते हैं, बल्कि दोस्तों इसके अंदर हमारा जो चित्र होते हैं वो त्रिविमीय नहीं बनते हैं। तो इस कारण इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारा जो दूरदर्शी होता है वह सही रूप से त्रिविमीय दर्शन नहीं देती बल्कि बायनाकुलर होती है दोस्तों वह सही त्रिविमीय दर्शन देती है। इसी के कारण मैच देखने के दौरान अपने भूदर्शी की तुलना में बायनाकुलर का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो फाइव्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि समतापीय और रुद्धोष्म वक्रों के ढाल में संबंध है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा समतापीय प्रक्रम के लिए पीवी वक्र होता है और एक एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो पीवी वक्र होता है इन दोनों की स्लोप के अंदर दोस्तों जो हमारा सब रिलेटेड होते हैं। तो इस प्रकार से यानी दोनों का जो संबंध होता है वो आपको बताना क्या होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना दोस्तों हमारा जो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो पीवी वक्र की ढाल होती है वो आइसोथर्मल यानी समतापीय वक्र की जो ढाल होती है इसकी तुलना में अधिक होती है और वो गामा गुण अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर
सी वाला, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा समतापीय वक्र होता है उसके अंदर पीवी का मान हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो हमारा पी इंटू वी की पावर गामा का मान नियतांक होता है यानी कांस्टेंट रहता है। तो दोस्तों अपन इस यानी समीकरण के द्वारा अपन डाल निकालते हैं यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी का मान निकालते हैं, वो दोस्तों हमारा माइनस का पी अपॉन में वी प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों इस इक्वेशन से अपन इसका मान निकालेंगे तो माइनस के गामा पी अपॉन में वी प्राप्त होगा। यानी दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस की हमारी जो स्लोप होती है वह है आइसोथर्मल, जो इसकी जो स्लोप होती है उससे गामा गुना अधिक होती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी रुद्धोष्म वक्र की जो ढाल होगी वो समतापीय वक्र की ढाल से हमारी गामा गुना अधिक होती है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 6th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि रुद्धोष्म परिवर्तन में एक आदर्श गैस के दाब व ताप में संबंध होता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो रुद्धोष्म परिवर्तन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस होता है उसके अंदर प्रेशर एवं टेम्परेचर के अंदर जो संबंध होता है वो आपको बताना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P इंटू वी की पावर जो गामा होती है उसका मान कांस्टेंट रहता है। और दोस्तों हमारा जो आदर्श समीकरण होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो वी होता है वो समानुपाती होता है टी अपॉन में पी के। तो दोस्तों इस इक्वेशन में यदि अपन वी की जगह टी अपॉन में पी रखेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा पी और ये हो जाएगा टी की पावर गामा अपॉन में पी की पावर गामा, तो इसका मान हो जाएगा कॉन्स्टेंट। दोस्तों इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं पी की पावर यानी दोस्तों ये गामा ऊपर चली जाएगी तो ये तो जाएगी 1 माइनस के गामा इंटू टी की पावर गामा और ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी नियतांक है। तो यानी दोस्तों अब हमारा जो अपन जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा जो P इंटू वी की पावर गामा का मान नियतांक होता है, तो यदि दोस्तों अपन वी की जगह टी अपॉन में पी रखेंगे तो हमारा जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा, इसका मान हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी दोस्तों एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर पी की पावर यानी गामा -1 और टी की पावर गामा नियतांक होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी एग्जाम में पूछा हुआ है। एंड दोस्तों यदि आपको ये तो याद रहता है लेकिन इसके माध्यम से दोस्तों आपको किन्हीं भी दो यानी पदों के मध्य डियाबेटिक प्रोसेस के लिए संबंध पूछा जाए अपन निकाल सकते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 7th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि लंबाई को निम्न इकाई द्वारा नहीं मापा जा सकता। दोस्तों आपको आप यहाँ पर 4 मात्रक दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि जो हमारा जो लंबाई का मात्रक कौन सा होता है यानी किसके अंदर अपन लंबाई को नहीं माप सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो डीबाई मात्रक होता है दोस्तों हमारा जो डायपोल होता है इलेक्ट्रिक डायपोल उसका मात्रक होता है। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है द्विध्रुव आघूर्ण उसका जो मात्रक होता है वो होता है डीबाई। दोस्तों लंबाई को अपन डीबाई में नहीं नाप सकते, बल्कि दोस्तों जो फर्मी माइक्रोन एवं प्रकाश वर्ष होते हैं ये तीनों लंबाई के मात्रक होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपके लिए 8वां क्वेश्चन है, हमारा जो 8th क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि प्लांक नियतांक का मान होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारा जो प्लांक कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों याद रखना जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो याद रखना 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 होती है, और दोस्तों इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल इंटू सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि दोस्तों प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 गुना 10 की घात -34 और इसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों जूल इंटू सेकेंड, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, याद रखना। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 9th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी भौतिक राशि को मापकर इसे एन द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां एन संख्यात्मक मान है और यू मात्रक है, तो सही संबंध होगा। यानी दोस्तों हम जानते हैं हमारी कोई भी संख्या है उसको अपन दोस्तों एन द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां दोस्तों हमारा जो ये न्यूमेरिकल मान होता है और ये हमारा यूनिट होती है। तो दोस्तों आपको बताना कि एक दूसरे से किस प्रकार संबंध होते हैं, तो यहाँ से दोस्तों अपन देखते हैं कि यदि अपन यू इज एन इजिकल टू देखते हैं तो दोस्तों हमारा पी अपॉन में यू प्राप्त होता है, तो याद रखना जो एन समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों आपको कोई भी मान दिया हुआ है तो दोस्तों यदि अपन मात्रक को अपन यानी कि इसको मात्रक की मान बढ़ाते हैं तो दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल मान कम हो जाता है। यदि अपन दोस्तों यानी कि छोटा मात्रक रखते हैं तो न्यूमेरिकल मान हमारा अधिक हो जाता है, यानी दोस्तों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी जो न्यूमेरिकल मान होता है कोई भी क्वांटिटी का वह उसके जो यूनिट होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो 10th क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि
2 बीटा 6 के पश्चात नाभिक 48 CD 115 देता है। यानी दोस्तों आपके पास 48 CD 115 यानी दोस्तों आपका कोई नाभिक है, उसमें से दोस्तों आपको 2 बीटा माइनस यानी 2 बीटा 6 यानी कि कराने हैं। तो दोस्तों आपको बताना कि नया नाभिक क्या बनेगा हमारा। तो दोस्तों याद रखना है इनकी बीटा माइनस 6 हो रहा है। दोस्तों एक बीटा के अंदर दोस्तों हमारा एक प्रोटॉन होता है और इसके अंदर दोस्तों कोई भी हमारा मास नहीं होता है। लेकिन दोस्तों हमारा ये बीटा माइनस दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर दोस्तों यानी ये प्रोटॉन है वो शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके अंदर 2 प्रोटॉन शामिल होंगे। तो दोस्तों हमारे पहले 48 हैं और 2 और जुड़ने के बाद हमारे कितने हो जाएंगे 50 है। लेकिन दोस्तों इसके जो हमारा मास नंबर है यानी द्रव्यमान संख्या है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों हमारा जो नया नाभिक हो जाएगा उसका परमाणु क्रमांक तो 50 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या यानी पहले के समान ये रहेगी 115। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि दोस्तों यहाँ पर बीटा 6 दे रखा होता है ऊपर माइनस नहीं रहता तो दोस्तों माइनस नए होने के कारण हमारा राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर ए वाला। लेकिन यहाँ पर हमें इसके ऊपर माइनस दिया हुआ है यानी बीटा माइनस है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन शामिल हो रहे हैं। तो 2 प्रोटॉन यदि अपन शामिल करेंगे तो 48 की जगह हमारा 50 हो जाएगा और 115 की जगह 115 रहेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।